ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं हूँ यशोधन सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से, और आपका स्वागत है हम लोगों की पॉलिटी की सीरीज़ के एक और लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का प्रियम्बल, हम लोगों का जो सिटीजनशिप का पार्ट आ जाता है, हम लोगों का जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का पार्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद हम लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया है। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल 19। वो अपने में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। मैं हूं यशोधन सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। उसके बाद आप जैसा कि देख ही सकते हैं मैं 2019 से इसी काम में लगा हूँ और फिर आगे भी करता रहूँगा। और एंड आई एम द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आई एम रिकॉग्नाइज्ड बाय द हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 लाइक हम लोगों ने अभी तक क्या किया। आर्टिकल हम लोग का कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 बताओ कहाँ से शुरू होता है? फंडामेंटल, करेक्ट। तो फिर आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, कवर कर लिया हम लोगों ने। यहाँ तक कवर कर लिया। 12 अपने में अलग टॉपिक है, 13 अपने में अलग टॉपिक है, तो फिर इसमें भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 14, 15, 16, 17 और 18 ये भी अपने में एक अलग टॉपिक है। ये आ जाते हैं आपके जनरल कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन वाला नहीं, लेकिन 12, 13 मतलब हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार डिवाइड करके दिया जाता है वो है 12 और 13। आर्टिकल 12 और 13 को जनरल में कैटेगराइज करके दिया गया है। तो फिर अब आप जैसा कि देख सकते हैं, तो फिर हम लोगों का आर्टिकल 12 और 13 जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने में एक अलग टॉपिक है। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 14 की, अगर हम लोग अपने आर्टिकल 14 की बात करें, और अगर आर्टिकल 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 और 18 की बात करें, ये सब है इक्वालिटी राइट्स, ठीक है। ये है इक्वालिटी राइट्स, ये सब इक्वालिटी के लिए, ये सब हमारे देश में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी प्रदान करते हैं, ये उनको दिए जाते हैं, ये उनके राइट्स हैं, इक्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखेगी। अब हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल 19 की स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लाइक हम लोगों का अगर हम लोग आगे देखें कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, अब वो सोच रहा है भाई साहब मेरे पास आर्टिकल 19 है, मेरे पास पावर आ गई, मेरे पास राइट्स आ गए, मैं तो मन चाहे कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। अब आप में से कई लोगों को मज़ा आने लगा होगा। अब देखिए, आपको अगर एक चीज़ अगर आप इसी तरीके से खुश हो रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि नो राइट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। नो राइट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो राइट्स मिल गए, मुझे फ्रीडम मिल गई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मन चाहे चीज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, नो राइट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट। कोई भी राइट जो है, आपको जितने भी राइट्स प्रदान किए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी वो हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो हर चीज़ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लाइक हम लोग एक पढ़ेंगे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसमें ऐसी भी चीज़ नहीं है। कई बार आप देखिए मिलिट्री जोन्स में आप एंटर नहीं कर सकते। अब कई जगहों पे एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ ले मैन आप एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, मेरी मर्जी। ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 19 कहता है हाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तुम्हारे पास है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बट लिमिटेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लिमिटेड जगहों पे। ऐसा नहीं है कि मनचाही जगह पे चले गए और फिर कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है मेरे पास। वो है एक लिमिटेड राइट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ओके। तो फिर अगर आप खुश हो रहे हैं तो थोड़ा इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि आप दुखी होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या। देखिए, जैसे आपको इसमें एब्सोल्यूट राइट तो दिया गया है,
बट इसमें इसके लिमिटेशंस भी दी गई हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में ही और भी सब क्लॉसेस दिए गए हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आज हम लोग अपने पॉलिटी की सीरीज़ में पहुंच चुके हैं आर्टिकल 19 के बस स्टॉप पर। तो फिर बस स्टॉप तो नहीं करेंगे, लेकिन लर्निंग के स्टॉप पे हम लोग आर्टिकल 19 तक पहुंच चुके हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 को पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 19 नहीं देखेंगे हम लोग पहले देखेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्या कहते हैं? देखिए, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉसेज है, ये सब ठीक है, ये सब है सब क्लॉसेज। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A B C D E G, F नहीं है, बाद में उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो फिर A में आ जाता है आपका टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको चौराहे पे लोग लड़ते हुए भी दिख जाएंगे कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या फिर कहीं पे भी चलते चलते किसी को भी क्रिटिसाइज करते हुए मिल जाएंगे। और फिर अगर आप पूछेंगे कि इतना भाई साहब क्यों गुस्सा हो, तो वो बोलेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरे पास। ये ज़्यादा आपको दिखता है क्योंकि लोगों को एक ही राइट पता है अपना। तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने राइट्स जानें और उन लोगों की तरह ना बने कि उनको केवल एक ही राइट आता है, केवल 2 ही राइट रहते हैं और बस मौलिक अधिकार पता है। जाने कि मौलिक अधिकार क्या होता है। और जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो तो सब उनके तो सिलेबस में ही है, उनको तो करना ही है। तो फिर पहला हम लोग का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है। अब देखिए, इतना कोई रटने की ज़रूरत नहीं है क्लॉज सब क्लॉज के क्या होता है। तो देखिए, एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल को जब आप डिवाइड करोगे तो फिर आएगा वो क्लॉज में। अब जब आप क्लॉज को जब डिवाइड करोगे तो वो आता है सब क्लॉसेज में। तो आर्टिकल 19 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया क्लॉज में, वो है सब क्लॉज 1। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज 1। अब क्लॉज 1 को हम लोगों ने कई सारे सब क्लॉसेज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी वाली चीज़ हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है। तो पहला हम लोगों का क्या कहता है, सब क्लॉज ए क्या कहता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। अब सब क्लॉज बी क्या कहते हैं, असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हम लोग, अब देखिए, अब कई लोगों को सही समझ नहीं आएगा, हम लोग तो इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको जानने का मन है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि पीसएबली का मतलब क्या होता है। एकदम पीसफुली भी नहीं कि भाई साहब कोई वेपन्स लेके नहीं चल रहे हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं, और मतलब वेपन्स रखे बट उससे किसी को हार्म मत पहुंचाइए, और कोशिश करें कि विदाउट आर्म्स रहें, ठीक है। असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, पीसएबली करना पीसएबली करिए, लेकिन पीसफुली भी चलता है। उसके बाद आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अब देखिए, इसमें बाद में ऐड किया गया है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब समझते हैं, वैसे तो हम लोग DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग से टॉपिक आ जाता है, उसको पढ़ेंगे ही। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाता है सब क्लॉज डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं यही कह रहा था कि अब कई लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास फ्रीडम टू मूव फ्रीली है, हम लोग के पास कहीं पे भी जाने का, मूव करने का अधिकार है, तो हम लोगों को मिलिट्री एरिया से क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के लिए की वजह से आपको किसी भी मिलिट्री एरिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट वाले इलाके या फिर कई जगहों पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल पीपल को, ओके, समझ में आया। उसके बाद आ जाता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, आप किसी भी जगह रिसाइड कर सकते हैं, अपने रेसिडेंस ले सकते हैं, और सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट में ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके, क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाता है हम लोगों का सब क्लॉज जी। सब क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज जी क्या होता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए, ये आप देखेंगे कि
ये क्या कह रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी जॉब ले सकते हैं, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई ऑक्यूपेशन भी ले सकते हैं, बिजनेस और ट्रेड। ठीक है, समझ में आया? तो फिर अब आपको ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस से रिलेटेड है सब क्लॉज जी, मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है कि आपको जो भी प्रोफेशन करना है आप कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे इसका मतलब कुछ भी प्रोफेशन नहीं, इसमें भी कई सारे आपको दिखेंगे कि इसमें आपके कई सारे क्या हैं, लिमिटेशंस हैं। तो फिर अब एक बार मतलब बाहर का एक बार समझ लीजिए कि अभी क्या है। सब क्लॉज ए कह रहा था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपके पास बोलने का और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। फिर क्या कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट वगैरह जैसे टाइप के होते हैं, जो मतलब कहा जाए तो फिर स्ट्राइक तो नहीं है, स्ट्राइक आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के तहत नहीं आता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत, बट इसमें ये बोला जाता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो फिर ये आ गया आपका असेंबल पीसफुली, असेंबल करने का। उसके बाद एसोसिएशंस और यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आ जाता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप किसी भी जगह जा सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट ये भी आपको लिमिटेड दिखेगा। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप किसी भी जगह पे जाके सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा भी नहीं है कि यूएस में जाके कह रहे हैं कि अरे मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता है। उसके बाद टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं डिटेलिंग की ओर। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ओके, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, एक बार हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कहते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़, आपको बोलने का अधिकार है, आप किसी भी चीज़ पे अपनी राय रख सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें ऑनलाइन माध्यम भी आ जाता है, ऑफलाइन भी माध्यम आ जाता है, कई टाइप से। तो फिर आप इसमें देखेंगे कि कई बार लोग शेयर कर देते हैं कोई चीज़ ऑनलाइन, कुछ चीज़ें लेके दैट आर वेरी वायलेंट, और कहा जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप की दिखाती है आपको फीलिंग्स। तो फिर उसमें अगर वो इंसान बोलता है कि नहीं ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और अगर पुलिस उसको अरेस्ट कर ले तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप कुछ भी बोले चले जा रहे हो, कुछ भी बक किए जा रहे हो। इट्स नॉट द राइट थिंग। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसके भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे इजी है, सबसे नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा इजी पीजी टू अंडरस्टैंड है। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे इसके सब टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले आ जाता है सेडिशन। सेक्शन 124A ऑफ IPC कहता है सेडिशन के लिए। अब देखिए सेडिशन, अब देखेंगे कि सेडिशन ना एक कॉलोनियल लॉ है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी डूब जाते हैं अगर आप लोग आ ही गए, तो फिर ज़्यादा लंबा मैप बन गया। तो फिर आप ये इंडिया देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश आए, इन्होंने यहाँ पे रूल किया, ठीक है, रूल किया, लॉ बनाए, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लॉ बनाए। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आए ब्रिटिशर्स, ठीक है, आए ब्रिटिश, ठीक है, यहाँ पे आए ब्रिटिश। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज करना शुरू किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे राज करना शुरू किया।
अब राज करने के लिए ब्रिटिश राज ने राज करने के लिए लॉज बनाया। अब लॉज तो भाई साहब कई सारे बनाए होंगे, है ना, लॉज तो भाई साहब कई सारे बनाए जा सकते हैं। तो उन्हीं में से एक लॉ था सेडिशन, ठीक है। तो सेडिशन उन्हीं कुछ लॉज में से एक था जो ब्रिटिश ने इंडिया में आके बनाए थे। अब देखिए, अब हम लोगों को एक और चीज समझनी पड़ेगी। अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो उन्होंने यहाँ पे लॉज बनाए। अब लॉज जो बनाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग, ऑब्वियस ही बात है, कई लोगों को पता भी होगा, इतनी भी हार्ड बात नहीं है, उनको हम लोग कहेंगे कॉलोनियल लॉज, ठीक है। और इसी वजह से सेडिशन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। समझ में आया? देखिए, जो लॉज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे उनको हम लोग कॉलोनियल लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब जब ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ बनाए, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉज बनाए, लॉज बनाने के बाद देखिए कुछ लॉज बनाए उन्होंने, उनको इम्प्लीमेंट किया। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, बट लॉज कई सारे वही रहे। उन लॉज को हम लोगों ने किस में कैटेगराइज किया? कॉलोनियल लॉज में, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब सेडिशन में क्या होता है? सेडिशन में होता क्या है? देखिए, कोई भी पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, मतलब हमारे स्टेट को, राज्य को नहीं, आर्टिकल 12 वाले स्टेट को अगर वो टारगेट करता है, आर्टिकल 12 वाली स्टेट याद आ रही? गवर्नमेंट नहीं स्टेट। तो फिर अगर वो हमारे स्टेट को टारगेट करने की कोशिश करता है, या फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट करते हुए लिखता है, विच इज़ नॉट, क्या कह सकते हैं, उसको सहा नहीं जा सकता। और वो स्टेट के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि इंडिया में जो टेररिस्ट होते हैं ना, टेररिस्ट समझ रहे हैं, वही लोग जो हम लोगों के दिमाग का दही करके बैठे हुए पाकिस्तान से भेजे गए कुछ सो कॉल्ड टेररिस्ट या फिर जिहादीज, जो सच में कहें तो फिर अनपढ़ लोग हैं, जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता और जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और वो लोग हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई रिपीट, वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी टेररिस्ट या फिर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो फिर वो हमारे स्टेट को वायोलेट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वायोलेट नहीं कर रहा। और अगर कोई भी पर्सन स्टेट को वायोलेट करे और अगर वो यहीं का हुआ तो फिर उसको उसके ऊपर सेडिशन लग जाएगा। अब देखिए, उसमें भी कई सारे क्रिटिक्स हैं सेडिशन के, जिनमें से कई सारे एक्स IAS ऑफिसर्स हैं, एक्स IPS ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं और बड़े बड़े शख्सियत हैं। लेकिन अब हम लोग इसमें भी देखें तो फिर उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, बट आपको मोस्ट पॉपुलर केस कन्हैया कुमार वाला मालूम ही होगा, जिनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन के अंतर्गत। उसके बाद जो उन्होंने पिटीशन डाली थी लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन के लिए कि सेडिशन को हटा देना चाहिए, तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड करके रखा था। और उसने ये भी बोला कि आपने 5 दिन पहले देखो, 5 दिन पहले की खबर है, जो हम लोग के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि आई एम अपसेट विद द सुप्रीम कोर्ट। क्यों अपसेट है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को स्ट्राइक डाउन करने की ओर इशारा किया है। तो फिर आप ये चीज़ देखेंगे। आई होप अभी तक आपको सेडिशन समझ में आ गया होगा। जो हमारी स्टेट को टारगेट करे, इंटरनल पर्सन, जो मतलब इंडिया के अंदर वाला पर्सन जो हमारी स्टेट को वायोलेट करे, हमारे स्टेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, उसको हम लोग सेडिशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकते हैं।
सेक्शन 124A है, याद रखिए सेक्शन 124A है। ओके, तो आई होप आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए समझ में आ गया होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, लेकिन उसमें भी उसको लिमिट करते हुए एक थिंग आ जाती है, एक लॉ आ जाता है, एक प्रोविजन आ जाता है लॉ का, इसको कहते हैं सेडिशन। अब देखिए श्रेया सिंगल केस और बेनेट कोलमैन केस, देखिए हम लोग वैसे तो इनको जजमेंट्स में ही पढ़ेंगे, बट अब क्योंकि आ ही गए हैं तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं एक अलग से लैंडमार्क जजमेंट की अलग से सीरीज़ लेके आऊँगा। ओके, अंडरस्टूड। तो श्रेया सिंगल केस में बेसिकली क्या हुआ था, कुछ लड़कियां थीं, उन लोगों ने बाला साहेब ठाकरे के ऊपर जब उनकी डेथ हुई थी तो फिर उनके ऊपर कुछ हेट का लगा था आरोप, तो फिर उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट डाली थी इंटरनेट पर, तो फिर उनको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद ये एक लॉयर थी जिनका नाम था श्रेया सिंगल, तो फिर श्रेया सिंगल जी ने पिटीशन डाली और फिर उसमें भी अलग आ जाता है कि ये हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको आईटी एक्ट का एक सर्टेन प्रोविज़न है जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, तो ये चीज़ इसमें कवर्ड है। और फिर उसको स्ट्राइक डाउन करने का भी निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हम लोग श्रेया सिंगल केस को भी डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है बेनेट कोलमैन केस। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि जब इंदिरा मैडम की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी मैडम की, तो फिर इंदिरा मैडम ने, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स थे वो उनके खिलाफ बहुत खिलाफ लिखते थे, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। आइडिया क्या निकाला, जो इंक होती है ना, जो लगती है न्यूज़पेपर में, अगर हम लोग उन्हीं को बैन कर दें तो क्या रहेगा, अच्छा लगेगा। अब जब न्यूज़पेपर्स यूज़ ही नहीं कर पाएंगे इंक को, तब तो उनको बंद करना पड़ जाएगा। वो लोग न्यूज़पेपर्स छापेंगे ही कैसे अगर उनके पास इंक ही नहीं होगी। और कई लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी थी कि ये इंदिरा सरकार की कुछ ना कुछ दिमाग लगाई हुई चीज़ है। इसी के लाइन में, इसी को देखते हुए बेनेट कोलमैन केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मीडिया को चुप कराने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ नहीं कर सकते। और यहीं से आता है हम लोग का फ्रीडम ऑफ प्रेस। कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस में आप देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बेसिकली कहता क्या है कि कोई प्रेस है, क्योंकि मीडिया फ्रीडम में भी इंडिया बहुत कहा जाता है कि सो कॉल्ड पीछे है, तो फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस होता क्या है। देखिए मीडिया, सोशल मीडिया तो नहीं, लेकिन प्रेस मीडिया एक तरीके से जो हम लोगों का न्यूज़ वगैरह होती है, अगर वो लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस तब हम लोग मानते हैं जब अगर कोई आदमी है, कोई प्रेस हाउस है, मीडिया हाउस है, अब अगर ये मीडिया हाउस है, ठीक है, अब इस पे अगर गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है मीडिया हाउस के ऊपर, प्रेशर डाल रही है बार बार कि भाई साहब ये करो, भाई साहब वो करो, तो क्या होगा? ये फ्रीडम तो नहीं हुआ, ये तो उनके दबाव डाला जा रहा है ना, ये तो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है ना। तो यही चीज़ इसके अंदर कवर होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कहता है कि आप प्रेस को चुप नहीं करा सकते कुछ भी छापने से, इतना ही है। अब आ जाता है, अब देखिए मैंने ये बोला था नो राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये नहीं कहता कि आप कुछ भी छापो, कुछ भी कहो, कुछ भी लिखना है लिखो, उसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या है लिमिटेशंस? नथिंग इन सब क्लॉज ए मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो हम लोगों का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए था। तो नथिंग इन सब क्लॉज ए
nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions. देखिए reasonable restrictions, limitations के लिए हम लोगों ने एक नया कीवर्ड ले आए हैं जिसको कहते हैं reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the state subclause in the interest of the sovereignty. देखिए इसमें आप देखें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट हमारे मतलब की क्या चीज़ है, इतनी sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. मतलब समझे, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी को अगर कोई भी टारगेट करता है, कोई भी टारगेट करता है, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मैं बोल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ, आर्टिकल 12 वाले स्टेट के खिलाफ कोई टारगेट करता है, कोई हमारे फ्रेंडली रिलेशंस, कोई हमारा दोस्त है, इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ेंगे, कोई हमारा दोस्त है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ लिखते हो जिसके साथ हम कोई अगर कंट्री है उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो आप क्या करोगे? उसके अगर आप खिलाफ लिखते हो उसको टारगेट करते हुए, तो ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये आप नहीं कर सकते। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अगर आप कोर्ट को वायोलेट करते हो, कोर्ट के ऑर्डर को वायोलेट करते हो, कोर्ट को वायोलेट करते हो, मेन इसका यही रहेगा, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। तो ये पूरा आ जाता है इसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपके आ जाते इसके तहत, इसके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। ये क्या कह रहे हैं? देखिए ये यही कह रहा है कि आप पीसेबली मतलब विद आर्म्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम दूध के धुले हो आप, विद आर्म्स बट नॉट वायोलेटिंग, बट नॉट हार्मिंग एनीवन। अब विद आर्म्स हो, किसी को वायोलेट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ बेसिकली इसमें कही गई है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। तो फिर अब इसी के तहत हम लोगों का आ जाता है सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी 1973, सीआरपीसी बेसिकली। तो फिर अब ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि आप कहीं पे भी, लाइक इसमें भी बोला गया ना कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अब देखिए कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि सेक्शन 144 क्या होते हैं, चलो लिख लेते हैं। सेक्शन 144 एक धारा 144 वही वाला कि धारा 144 लगी, आप इस एरिया में एंटर नहीं हो सकते, इस एरिया में इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो ये आ जाता है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973। इसमें यही बोला गया है कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग आगे चले विद योर ड्यू परमिशन। ओके, तो फिर अब आ जाता है हम लोगों के इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए इसमें वही सेम चीज़ दी हुई है, बस डिफरेंस क्या है? सब क्लॉज बी है, यही डिफरेंस है इसका। उसके बाद आप देखेंगे कि imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause। इसमें यही दिया हुआ है कि अगर आप सोवरेनिटी को टारगेट करते हो, इंटेग्रिटी को टारगेट करते हो या फिर पब्लिक ऑर्डर को टारगेट करते हो, सो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ओके,
तो यही है इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बाकी आप देखोगे कि उसमें ज़्यादा थे, हम लोग का जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए था। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाता है हम लोगों का सब क्लॉज सी। ओके, तो सब क्लॉज सी कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए इसमें आप देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप किसी के आप कहीं पे भी एक एसोसिएशन बना के बैठ सकते हो, सही का। तो वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अगर आप बना सकते हो, ये आपको दिया गया अधिकार सब क्लॉज सी कहते हैं। अब इसके आप थोड़े से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी जान लीजिए कि ये कहता है कि सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, अगर ये वायलेट करता है, ये चीज़ें वायलेट करता है कोई भी पर्सन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 को क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को रिफर करते हुए, तो फिर दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब आ जाता है सब क्लॉज डी। ये कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप किसी भी जगह जा सकते हो। अब मैंने आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि नो राइट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट। ओके, आप ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो कहीं पे भी चले जाओ, ये भी लिमिटेड है, ये इसमें भी लिमिटेशंस है। ओके, तो फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको है, बट ये भी क्या है, सही कहा आपने। अगर आपने कहा कि ये लिमिटेड है, इसके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, आप एकदम सही हैं, क्योंकि इसमें भी आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे। अभी हम लोग सीधा चलते हैं ई की तरफ, सब क्लॉज ई। ये कहता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप किसी भी जगह रह सकते हो, किसी भी जगह सेटल हो सकते हो। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सर ये की है, ये डी भी, यहाँ पे आपने डी पढ़ाया, उसके बाद आपने ई पढ़ाया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ गए ई, डी और ई के। अब आ जाते हैं हमारी मेन कहानी। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 ही कहता है कि आपके, देखिए इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साथ में दिया गया है, रेसिडेंस का और हमारा मूवमेंट का। देखिए यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि देखिए हमारे यहाँ, और देखिए कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को सब क्लॉज डी और ई वायोलेट नहीं कर सकता, शैल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said clause, either in the interest of general public or for the protection of the interests of scheduled tribe. ठीक है, तो लाइक शेड्यूल्ड एरियाज बनाए जा सकते हैं जिसमें नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मेनली रिजर्व होता है, क्योंकि आप उनके कल्चर को, आप हमारे भाइयों के कल्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, वो उन्हीं की जगह है, वो वहीं से आते हैं, उनका लोकल जगह है। आप अगर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर हम लोग आपको जेल के अंदर डालेंगे। तो यही चीज़ आ जाती है इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो अब आ जाता है हम लोग का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ये कहता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इसमें आप इसमें कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसका भी जी हाँ है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब वो क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है क्या, हम लोगों का यही सेम चीज़ जो सेम वहाँ पे था, हर जगह आपको यहीं पे यही चीज़ मिलेगी, बट द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए अगर आप कोई ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन लेना चाह रहे हैं।
अब यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service either to the exclusion, complete or any or partial of citizens or otherwise. ये क्या कह रहा है, देखिए कोई भी पर्सन अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन है आपका, आप किसी भी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो जो स्टेट ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है ऑफ एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड का हो, कोई भी बिजनेस का हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सर्विसेज का हो, ईदर टू द एक्सक्लूजन, कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। समझ में आया। और यहाँ तक आते आप देखेंगे कि हम लोग का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट ख़त्म हो जाता है आर्टिकल 19 का, और यहीं तक था हम लोग का आर्टिकल 19। हाँ जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा नहीं था, बट जी हाँ, ये भी चीज़ सच है कि ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बाद वाले राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो है आर्टिकल 20, 21 और 22। हम लोग उनको साथ में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर।